नमस्कार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता से आप देख रहे हैं बंगाल स्पेशल शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चुनावी संघर्ष यहां पर चरम पर है। आपको बताते चले, आज से ठीक 4 दिन के बाद 27 तारीख को यहां पर 5 जिलों की 30 सीटों पर होना है मतदान, जिसको लेकर एक तरफ पार्टियों की तैयारियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ मतदाता भी चुप है। उसके मन में क्या है, ये जानने की कोशिश लगातार हमारी ओर से की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपको ये भी बताते चलें कि चूंकि अब पहले चरण की वोटिंग होने में बस 4 दिन का वक्त ही बाकी है, ऐसे में पार्टियों का एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से बंगाल आने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रोड शो किया और जमकर ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सड़क पर समर्थकों का सैलाब। बीजेपी के झंडों के साथ आगे बढ़ते कार्यकर्ता। और अभिवादन कर कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाते गृह मंत्री अमित शाह। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर की हैं, जहां अमित शाह का रोड शो निकला तो हर ओर भगवा रंग छा गया। सड़क पर मौजूद कार्यकर्ता रोड शो के साथ आगे बढ़ रहे थे और सड़क किनारे घरों से लोग अमित शाह के इस भव्य प्रचार का नजारा देख रहे थे। यहाँ पे लोगों की यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो रही है। कारण यही है कि अमित शाह यहाँ पे रोड शो करे। पश्चिम बंगाल में देखा गया है कि जब अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी की सभाएं होती हैं तो वहाँ पे एक क्राउड उभर कर आता है। थोड़ा आगे सामने जाएं तो यहाँ पे देखते हैं कि रास्ते को कैसे सजाया गया है। बलून से लेकर बीजेपी के जो फ्लैग्स हैं उनको यहाँ पर सजाया गया है। रोड शो शुरू करने से पहले अमित शाह खुद लोगों के बीच पहुंचे, जहां एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। अमित शाह ने एक बच्चे को जय श्री राम बोलने को कहा तो बच्चे ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के महज 3 दिन रह गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के इसी जोश, जज्बे और उत्साह के दम पर बीजेपी बंगाल में परिवर्तन का दम भर रही है। मेदिनीपुर की चुनावी रैली में अमित शाह ने एक बार फिर भाई भतीजावाद के आरोप के साथ ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार किया और भरोसा दिलाया कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद लूट खसोट करने वालों से पाई पाई का हिसाब किया जाएगा। आप चिंता मत करिए, मोदी जी ने भेजा हुआ पाई पाई का पैसा जिन्होंने चोरी किया है, एक एसआईटी बनाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। चाहे अम्फान हो, चाहे बुलबुल हो, चाहे आइला हो, ये सारे घोटालों की जांच हम एक एसआईटी बनाकर करने वाले हैं। मोदी जी ने गरीब के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई है। दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं, स्कैम बनाए। गरीबों का पैसा ये कट मनी वाले ले जाते हैं, ये बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेदिनीपुर में धुआंधार प्रचार के बीच अमित शाह घुसपैठ के मुद्दे पर भी ममता पर वार करने से नहीं चूके। हमारे पश्चिम बंगाल के अंदर घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? ये देख लियो यूपीएस जोर से बोलो जरा, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? दीदी रोक सकती है क्या? बाबू को बोल दो। रोक सकती है क्या? अरे आप भाजपा की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए, ऐसी व्यवस्था। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग है और उससे पहले बीजेपी के दिग्गज पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जिसकी झलक अमित शाह की रैली में साफ दिखाई दी। पुरुलिया से अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, सूर्याग्नि रॉय, पॉल मिश्रा, आज तक। 2019 में यहां की 42 में से 18 सीटों पर कमल खिलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के हौसले बुलंद हैं।
ताबड़तोड़ यहां पर बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की रैलियां, रोड शो लगातार जारी हैं और सीधे निशाने पर हैं ममता बनर्जी। आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा रोड शो किया और चुन चुनकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। उनकी ओर से एक बार फिर से दोहराया गया, अब की बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 200 पार। गृह मंत्री अमित शाह से इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत की है मेरी सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने। हम इस वक्त मौजूद हैं मिदनापुर में, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अपना ये रोड शो कर रहे हैं। ये नजारा आपको दिख रहा है, गुलाब की पंखुड़ियों के बीच गृह मंत्री अपने तरीके से पूरे संग्राम को लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। अमित शाह जी, ये भीड़ देखकर तो साफ है कि एक विकल्प के तौर पर आप उभर गए हैं, लेकिन यहाँ से सत्ता तक के लिए आप कैसे आश्वस्त हैं कि कुर्सी बंगाल की मिलेगी? देखिए, हमारा जो घोषणा पत्र आया है वो बंगाल की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला घोषणा पत्र है और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पूरे देश की जनता गंभीरता के साथ लेती है। हमने घुसपैठ मुक्त बंगाल का वादा किया है, भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का वादा किया है, महिला सुरक्षा से युक्त बंगाल का वादा किया है। हमने सोनार बांग्ला की कल्पना की है, जिसमें बंगाल के सांस्कृतिक वैभव को पुनः एक बार हम आसमान को छूने तक ले जाएंगे। और मैं मानता हूं जिस प्रकार की अराजकता यहां पर हुई है, तुष्टीकरण ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी है। बंगाल की जनता, आप देखिए, इतने छोटे से टाउन में हजारों लोग रोड से में उमटे हुए हैं। यही बताता है कि बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। यहाँ 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। तो आप कह रहे हैं कि अभी भी 200 सीटों पर आप अटके हुए हैं, अब तो कुछ ही दिन में वोटिंग होने वाली है। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि क्या सीएए को लेकर मन में कोई दुविधा है? वरना हर जगह आप नहीं दहाड़ रहे थे, मैनिफेस्टो के दिन कह दिया कैबिनेट का पहला फैसला होगा, और कांग्रेस कह रही है सर कि आप असम में कुछ और कहते हैं और यहाँ पर कुछ और कहते हैं। देखिए, सीएए के बारे में हमने स्पष्ट करा है कि बंगाल के अंदर और देश भर में जो करोड़ों शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और ये हमारा सभी शरणार्थियों से एक अटल वादा है। आप कहते हैं कि आप घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, उसकी वो कैसे होगा सर? उसके लिए क्या है? सीएए तो सिटीजनशिप का है ना, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे हटाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सीमाओं को और सुरक्षित करेंगे, थानों की जिम्मेदारी तय करेंगे कि थाने घुसपैठ के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। इससे घुसपैठ काफी हद तक अटकेगी और उसके बाद में हम आगे की प्रक्रिया को भी आगे। नंदीग्राम की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी। ऐसा कमी होता है कि अपने सबसे कद्दावर नेता को आमने सामने उतारा जाता है। नंदीग्राम की लड़ाई कैसे जीतेंगे और कैसे आप आश्वस्त है कि ममता को शिकस्त देंगे? वो तो कह रही है यहाँ की बेटी है, ये सब बाहरी आ गए हैं, टूरिस्ट आ गए हैं। इतने सारे लोग टूरिस्ट अगर होते हैं तो मैं ममता जी को आश्वासन देना चाहता हूँ, वो अपनी स्वप्न की दुनिया में जी रही है। लेकिन क्या ये बाहरी वाला एक मुद्दा है अमित जी, जो आपको लगता है थोड़ा सा कहीं बैकफुट पर आपको डाल रहा है? बंगाली भाषा को हम हर जगह लागू करेंगे, आपको ज्यादा असर्ट करना पड़ रहा है कि हम बंगाल के लिए सब कुछ नहीं। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल का ही धरती पुत्र बनेगा, कोई बाहरी बन ही नहीं सकता। मैनिफेस्टो आपने जारी किया, इस पर का एक गुजराती आए और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी कर दिया, क्या जवाब हो? देखिए, ममता जी समझ नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, तो हमारा दल हर राज्य में चुनाव लड़ता है, इससे कोई बाहरी नहीं हो जाता। बंगाल, गुजरात में जो बंगाली रह रहे हैं वो भी बाहरी नहीं है, यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो भी बाहरी नहीं, सारे भारत के लोग हैं। जहाँ तक बंगाल के मुख्यमंत्री का सवाल है, बंगाल का धरती पुत्र ही बंगाल का मुख्यमंत्री बने। आज पुरुलिया में सर उन्होंने रैली में अपने चोट की बात फिर छेड़ी और कहा कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरे पैर ठीक थे, वो भी मेरे पैर शब्द कर दिए। उन्होंने ये शब्द कहा है, साजिश रची है ताकि मैं निकल ना पाऊं, लेकिन मैं फिर भी लड़ूं। मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया, क्या कह रहे हैं? मेडिकल रिपोर्ट में क्या सार्वजनिक किया? सार्वजनिक करनी चाहिए।
करनी चाहिए आपको लग रहा है? चोट से क्या सियासी फायदा उनको मिलेगा सर? मैं नहीं मानता। जिस प्रकार का रिस्पांस आज सुबह में एक छोटे से द्वीप पर गया था, 40,000 से ज्यादा संख्या चिलचिलाती धूप के अंदर बैठी थी। मैं नहीं मानता उनको फायदा मिलने जा रहा है। आप एक कैमरा जरा पब्लिक को में घुमाइए, हजारों लोग इतने छोटे से टाउन के अंदर परिवर्तन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ममता को हटाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मोदी जी के समर्थन में इकट्ठा हुए। अभी भी आपको भरोसा है सर? पूरे 200 सीट का आज भी 5 दिन पहले वादा है आपका? जी जरूर, हम 200 से ज्यादा सीट। एक आखिरी सवाल सर, महाराष्ट्र पर अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर गंभीर सवाल लगे। पूर्व कमिश्नर ने चिट्ठी में लिख दिया, जब इस तरह से हफ्ता महीना वसूली 100 करोड़ वसूली की बात हुई, बतौर गृह मंत्री आप इसको कैसे देखते हैं? देवेंद्र फडणवीस होम सेक्रेटरी से भी मिल रहे हैं, क्या केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है? और पुलिस पर ऐसा आरोप लगना कि महीना वसूली करते थे, इस पर बतौर गृह मंत्री आप क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ पुलिस कमिश्नर का सवाल नहीं है, और कुछ अफसरों ने भी चिट्ठी लिखी है। मैं कैंपेन में हूं, मैं देवेंद्र जी जो भेजेंगे उसको आराम से देखेंगे, मगर ये नैतिकता का सवाल है और मेरा मानना है महाराष्ट्र सरकार ने नैतिकता बतानी चाहिए। क्या करना चाहिए आपको लगता है? गृह मंत्री को हटाना चाहिए सर? मैं मुख्यमंत्री को कोई सलाह देना नहीं चाहता, मगर नैतिकता का कॉल उन्होंने लेना चाहिए। शरद पवार को कोई सलाह? ना जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जो आज इस रैली में मिदनापुर में लोगों से रूबरू हो रहे हैं। और ये समूह आप देख रहे हैं लोगों का, जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि 200 का जो हमारा वादा है, वो 200 का टारगेट हम पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी हिंसा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर रही है। इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक बार फिर से उठाया गया है, जबकि ममता बनर्जी इसे लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। एक बार फिर से उनकी ओर से ये कहा गया कि दरअसल जो चोट उनको लगी थी, उसके पीछे सियासी हिंसा है। नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की। एक तरफ चुनावी प्रचार, दूसरी ओर ताबड़तोड़ प्रहार, मंचों से हिंसा के खिलाफ शंखनाद। तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला, राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए। মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। सड़कों पर बम धमाके और खूनी उन्माद। बंगाल में सियासी खेल शुरू हो चुका है, कहीं प्रचार का तो कहीं प्रहार का। एक ओर ताबड़तोड़ रैलियां तो दूसरी ओर हिंसा की वारदात। बंगाल की सियासत का ये रक्त चरित्र एक परंपरा बन चुका है। पार्टी कोई भी हो, खून के दाग हर किसी के दामन पर लगते हैं। आज एक बार फिर जब अमित शाह गोसाबा के मंच से गरजे, तो बंगाल में डर खत्म करने की हुंकार भरी। 1 तारीख को आपको वोट डालने जाना है। यहाँ कहते हैं गुंडे मारेंगे, अरे मैं कहता हूँ डरना मत, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है इस बार बंगाल के लोगों को रोकने की, कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है। मंच बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन बंगाल में सियासी हिंसा का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। जिस वक्त अमित शाह गोसाबा में हुंकार भर रहे थे, उसी वक्त पुरुलिया में दीदी बीजेपी को ललकार रही थी। मुद्दा पैर की चोट का था और निशाने पर बीजेपी थी। আজকে আমি এখানে এসেছি কেন জানেন? আমাকে অনেক মেরেছে, মাথায় মেরেছে, কোমরে মেরেছে, হাতে মেরেছে, পেটে মেরেছে, চোখে মেরেছে, পাটা বাকি ছিল সেটাও জখম করেছে। আমাকে ভয় পাচ্ছিল বলে
ভাবছিল ইলেকশনে মমতা ব্যানার্জি বেরোলে বিজেপি গোহারা হারবে, তাই ওর পাটাকে জব্দ করে দে। কিন্তু ওরা জানে না যে আমি ভাঙি তবু আমি মচকাই না। আমার একটা পা খারাপ হলেও আমার মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আজকে হেঁটে বেড়াচ্ছি। আমি মা বোনেদের দুটো পা দিয়ে আমি আমার সম্মান রক্ষা করছি। पैर में लगी चोट के बाद वो व्हील चेयर पर हैं और कह रही हैं घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। नहीं, हमारी तो शुभकामना है कि उनको चोट लगी है तो वो चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और मैं समझता हूं कि सहानुभूति के आधार पर चुनाव की वैतरणी को पार नहीं किया जा सकता। चुनाव में तो कई लोगों को कई बार चोट लग जाती है दौड़ धूप में, और किसी ने कोई उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया। यह बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। जिस नंदीग्राम में ममता को चोट लगी, उसी नंदीग्राम में अब टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी पर बाहर से गुंडे बुलाने का आरोप लगाया है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है। टीएमसी की ओर से डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखकर आयोग से इस बाबत सख्त कदम उठाने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हिंसा का खेल बंगाल की सड़कों को लाल कर रहा है। तस्वीरें बीरभूम की हैं, जहां चुनावी जंग पूरी तरह से खूनी जंग में तब्दील हो चुकी है। एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक झड़प हुई। आसनसोल में तो हिंसा की सारी हदें पार हो गई। 80 साल की एक महिला के साथ मारपीट का आरोप है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर हमला किया और 80 साल के बुजुर्ग कार्यकर्ता के साथ मारपीट की। तीसरी तस्वीर उत्तरी 24 परगना की है, जहां बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ। वर्धमान में नामांकन से पहले बम धमाका हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं दूसरा बच्चा जख्मी हो गया। हमलों के बीच हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिसमें बम एक आम बात है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर और कितना खून बहाएगा ये बंगाल का चुनाव। चुनाव आयोग के सामने हिंसा पर लगाम एक बड़ी चुनौती है, वहीं नेताओं के लिए एक बड़ा मुद्दा भी। पुरुलिया से अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, सूर्याग्नि रॉय, पौलमी शाह, आज तक। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता को रुझाने लुभाने के लिए पार्टियों की ओर से हर रोज नए नए स्लोगन और तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। कहीं गानों का जोर है तो कहीं वीडियो गेम का भी सहारा लिया जा रहा है। जी हां, टीएमसी की ओर से वीडियो गेम जारी किया गया है, जिसमें ममता बनर्जी मौर्यों की भूमिका में दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनावी अखाड़े में कई स्तर हैं। जमीनी स्तर है तो इंटरनेट की दुनिया और डिजिटल की दुनिया में भी ये लड़ाई जारी है। टीएमसी हो, बीजेपी हो, लेफ्ट हो, इस दुनिया में भी वोटर्स को प्रभावित करने के लिए वीडियोस जारी कर रही हैं, गाने जारी कर रही हैं। अभी मैं जो आपको एक ताजा एनिमेटेड वीडियो दिखाऊंगा, ये टीएमसी ने जारी किया है। टीएमसी ने लगातार 2 वीडियो जारी किए हैं। कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें ममता बनर्जी जो बहिरागत हैं उनको मारती हुई दिखाई दे रही थी, और आज जो ये वीडियो जारी किया गया है ये सुपर मारियो जैसे मशहूर डिजिटल जो गेम था उसके ऊपर की तर्ज पर जारी किया गया है, जहां ममता बनर्जी को सुपर हीरो के तौर पर दिखाया गया है। ममता बनर्जी 3 बार की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, 2 बार वो हो चुकी हैं और इसके बाद इनकी दौड़ शुरू हो रही है। बीच में कई बाधाएं हैं जिनको वो क्रॉस करते हुए, पार करते हुए 2 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे बढ़ रही हैं। ये माओवादी अत्याचार के तौर पर दिखाया गया है, इसको वो पार करेंगी। यहां पर वो इसको पांव से दबा के आगे बढ़ जाती हैं, दुश्मन के तौर पर दर्शाया जा रहा है, पीली टैक्सी कोलकाता को दर्शाने के लिए। और इसके बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं 2 कैरेक्टर, बहुत मशहूर कैरेक्टर यहां पर दिखाए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। ये शत्रु दुश्मन के तौर पर इस गेम में दिखाए गए हैं। जैसा कि इस गेम में होता है, शत्रु या बाधाओं को पार करते हुए सुपर हीरो सुपर मारियो आगे बढ़ता है, तो ममता बनर्जी सुपर मारियो की तर्ज पर आगे बढ़ रही हैं। दोनों शत्रुओं को गिरा दिया है उन्होंने, आगे बढ़ते जा रही हैं। और इसके बाद उनकी तमाम परियोजनाएं जो उन्होंने इतने सालों में लागू की हैं, जारी की हैं, लोक लुभावन काफी जो योजना हैं अभी जो जारी की हैं उनको भी दिखाया जा रहा है। अस्पताल बनाए हैं, बेड है, 50% नर्स हैं। इन सब के बाद सेकंड हुगली ब्रिज पार करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं। महिला सुरक्षा, इन सब की बातों को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है एक बहुत फास्ट गेम के रूप में। खाद्य साथी, 5 रुपए की कैंटीन, दक्षिणेश्वर मंदिर पार करती हुई जा रही हैं। बांग्ला निजर में के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। ये जो
चुनाव से पहले नारा दिया गया था टीएमसी की ओर से, उसी नारे को प्रमुखता दी गई है। जो जितने भी वर्ग हैं, सब वर्ग के लिए काम है, परियोजनाएं हैं, उनको दर्शाया गया है। और आखिरी बाधा ये पार कर, ये राइटर्स बिल्डिंग दिखाई गई है, जो पुराना सचिवालय हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, अभी हावड़ा में नवान्न है। लेकिन ममता बनर्जी और जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो इसी जगह, इसी सचिवालय में वो आई थी। इससे पहले वाम मोर्चा के शासनकाल में भी राइटर्स बिल्डिंग ही पश्चिम बंगाल का सचिवालय हुआ करता था। अंततः ममता बनर्जी तीसरी बार यहां पर प्रवेश करती हैं। तो ये जो माइंड गेम के तौर पर जो वीडियो गेम्स जारी किए जा रहे हैं, खास तौर पर इनका जो मकसद है, जो वोटर्स हैं, जो शिक्षित हैं, जो युवा वर्ग है, उनको प्रभावित करने के लिए इस तरह के वीडियो गेम लगातार हर पार्टियां जारी कर रही हैं। कैमरामैन तापस बायरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता। शंखनाद में कोलकाता से अभी के लिए बस इतना ही।